छिंदवाड़ा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए, पहले से इनके नाम का कयास था। नकुल नाथ, इनसे खास तौर पर बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी वत्सल श्रीवास्तव ने। सुनवाते हैं आपको ये पूरी बातचीत। इस वक्त मैं छिंदवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार नकुल नाथ जी के साथ मौजूद हूँ। मैं सीधे उनसे ही बात करता हूँ। नकुल नाथ जी, पहले आपकी भूमिका रहती थी कि आप कमलनाथ जी के चुनाव प्रचार में आते थे, लेकिन अब वो भूमिका बदल गई है। अब आप खुद मैदान में हैं, तो बदली हुई भूमिका को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बात ऐसे है कि अब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए हैं और मेरा हमेशा से ही छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के लोगों से के साथ एक पारिवारिक संबंध था। जैसा कि मैं अपने उद्बोधनों में कहता हूँ, अब उनके पास छिंदवाड़ा के लिए ज़्यादा समय नहीं है, तो इन्होंने मुझे वो जिम्मेदारी दी थी और ये भूमिका मैं पूरे श्रद्धा, निष्ठा और मेहनत और प्रेम से निभाऊंगा। छिंदवाड़ा मॉडल, विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा मॉडल एक मुद्दा था। एक लेवल तक कमलनाथ जी उसको लेकर गए हैं, स्किल सेंटर है, तमाम मुद्दे। अब आपके पास क्या कार्य योजना है कि उसको किस लेवल तक, किस स्तर तक लेकर जाना है? देखिए, अच्छी सड़कों से, इसका मतलब ये, डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि अच्छी सड़कें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ़े। यहाँ सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। मैं नए निवेश लाऊंगा जिससे युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। ये मेरी प्राथमिकता होगी। दूसरे बड़े शहर है मेडिकल हब के तौर पे, उनसे किस तरीके से अलग रहेगा छिंदवाड़ा का मेडिकल हब? देखिए, यहाँ के लोगों की हमेशा से एक मांग थी और वो थी एक मेडिकल कॉलेज की। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के लोगों को मेडिकल कॉलेज दिया और जब एक रात को हम खाना खा रहे थे, चर्चा हो रही थी और चर्चा में हम दोनों, पिताजी और मैं दोनों सहमत थे कि इसका नाम मेडिकल कॉलेज ना रखा जाए, इसका नाम छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रखा जाए। हम दोनों की सहमति इस पे थी और जब इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ, कमलनाथ जी ने इसका नाम जनता के सामने रखा। नकुल नाथ जी, एक सवाल कई लोग जानना चाहते हैं कि आपने इस दून से स्कूलिंग आपकी हुई, फिर आप बोस्टन गए। युवाओं का एक सपना होता है कि मैं सीईओ और बड़ी कंपनी में रहूंगा। आप भी कई बड़ी कंपनियों को संभाल चुके हैं, लेकिन वहाँ की जो मैनेजमेंट स्किल्स है वो आज आपको, मैंने देखा कि आप जैसे जमनिया खुर्द गए, जैसे चौरई से अभी आ रहे हैं, तो इतने जमीनी और ग्रास रूट पे आपको उस मैनेजमेंट स्किल का फायदा किस स्तर तक मिल पाता है? देखिए, बिजनेस बैकग्राउंड का एक अलग ही नजरिया है। मैं यहाँ ग्रास रूट लेवल के लोगों से बातचीत, उनकी समस्याओं को इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मैं पहले भी 5 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार कर चुका हूँ। मैंने यूथ कांग्रेस संभाला है छिंदवाड़ा में, मैंने NSY संभाला है। तो ये जो आज नेता बन गए हैं, बचपन में ये मेरे साथ घूमते थे झंडा लेके, तो इनसे कार्यकर्ता नेता का रिश्ता नहीं है, एक भाई और एक दोस्त का रिश्ता है। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार चौकीदार के मुद्दे को भुनाने में लगी है, या जो दूसरे तमाम मुद्दे, आपको क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे अहम मुद्दे क्या होंगे? वोटिंग किस चीज पर होगी? देखिए, मैं ये नारा लेके मैदान में उतर रहा हूँ कि किसानों के फसलों को सही दाम और नौजवान के हाथों को काम, ये मेरा मुद्दा रहेगा इस चुनाव में। तो ये थे नकुल नाथ जी, जिन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई मेडिकल हब को लेके, कि खाने पर जब कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी की बात हो रही थी तो वो मेडिकल हब को लेकर हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि विकास को लेकर चर्चा घर में किस स्तर तक होती है। नकुल नाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नकुल नाथ के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत आप देख रहे थे, जिनको छिंदवाड़ा से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और वो अपने प्लान क्या हैं, अपनी प्रायोरिटी क्या है, उनको किस आधार के ऊपर जनता चुने, वो अपनी बात रख रहे थे, अपना विजन सामने रख रहे थे। अब देखना होगा कितना इसका असर होता है। हालांकि कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी मजबूत सीट रही है और अब की बार भी कुछ इसी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सूर्य दंडोतिया हमारे सहयोगी तो हमारे साथ में बने हुए हैं। अब दीपक यादव जुड़ रहे हैं इंदौर से हमारे साथ में। दीपक, जो आज लिस्ट जारी की गई है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें 12 नाम हैं, इसमें आप नाम देखें मालवा और
निमाड़ के इलाकों के उज्जैन, खरगोन, देवास, खंडवा, इनके नाम आए, लेकिन इनमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी थी जिनको पहले प्रिडिक्ट किया जा सकता था कि यहाँ से नाम आएंगे। इंदौर अभी भी क्लियर नहीं हो पाया, और इंदौर और मालवा ये गढ़ रहा है बीजेपी का, मजबूत इलाके रहे बीजेपी के लिहाज से। इन चेहरों को जो आपके इलाके से आते हैं, जो आज डिक्लेयर किए कांग्रेस पार्टी ने, क्या ये मजबूत टक्कर दे पाएंगे इस मजबूत गढ़ में बीजेपी को? देखिए, बिल्कुल 12 लोगों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि 4 सीट जो है मालवा निमाड़ से संबंध रखती है। सबसे पहले हम बात करें देवास की। देवास में टिकट दिया गया है प्रहलाद टिपाणिया को, जिनका कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन उनके अप्रत्याशित तौर पर यह नाम सामने आया था और सर्वमान्य उस नाम को माना गया, क्योंकि पद्मश्री होने के साथ साथ वो भजन के बहुत बड़े गायक हैं। इसके अलावा कबीर पंथ से जुड़े हुए कई मतदाता चूंकि देवास लोकसभा सीट में आते हैं, वो उसका फायदा उन्हें मिलेगा, और निश्चित तौर पर एक मजबूत नाम यहाँ पर निकलकर सामने आया है कांग्रेस की तरफ से। चूंकि इसके पूर्व में इस क्षेत्र से सज्जन सिंह वर्मा एक बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा जो गहलोत हैं, थावरचंद गहलोत, वो यहाँ से लगातार सांसद का चुनाव जीतते हैं। हालांकि ये बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन 2014 के पहले यहाँ पर सेंधमारी जो है कांग्रेस के सांसद सज्जन सिंह वर्मा कर चुके हैं। लेकिन चूंकि इस बार जो नाम निकलकर सामने आया है, ना तो इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन चूंकि ये भजन गायक है, कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर उस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। हालांकि इससे स्थानीय जो नेता हैं जो इसकी दावेदारी कर रहे थे कांग्रेस के, उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी है, गुटबाजी का उन्हें कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये जो नाम निकलकर सामने आया है, इसके नाम की घोषणा सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने की थी, और उस नाम पर अब मोहर भी लग चुकी है। दूसरी सीट की बात करते हैं, उज्जैन लोकसभा सीट की। यहाँ से बाबूलाल मालवी को यहाँ पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। बाबूलाल मालवी कांग्रेस के काफी कद्दावर कांग्रेसी नेता रहे, जो कि दिग्विजय सिंह कार्यकाल में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा उनकी साफ छवि उम्मीद रखती है कि उन्हें यहाँ पर सीट जिताने में उनको काफी मदद मिलेगी। और अनिल फिरोजिया, जो कि युवा विधायक है, जो कि आते हैं तराना से ही आते हैं और स्थानीय हैं दोनों ही, और एक ही जगह से दोनों का नाम चुना गया है, तो यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि विधानसभा चुनाव में अनिल फिरोजिया को हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन फिर भी उनकी सर्वमान्यता को देखते और चिंतामणि मालवी का जिस तरीके से टिकट काटा गया, उनके लगातार जो 5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें बयानबाजी एक बड़ा कारण रही थी, और जो अन्य चीजें रही थी उसकी वजह से नाराजगी थी। तो उसकी वजह से भाजपा ने फैसला लेते हुए मौजूदा सांसद टिकट का काटते हुए अनिल फिरोजिया के यहाँ पर टिकट दिया, और वहीं सामने अब बाबूलाल मालवी है, तो बाबूलाल मालवी को टिकट दिया गया। तो एक तरफ कहा जाए कि कांग्रेस ने यहाँ पे एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता को उतारा है, तो सामने एक युवा चेहरा भाजपा की तरफ से। तीसरी बात की जाए, सबसे चौंकाने वाला नाम है खरगोन से गोविंद मुजालदा, जो कि अभी तक उनका कांग्रेस से या राजनीतिक दृष्टिकोण से कहीं से भी कोई जुड़ाव नहीं रहा था। उन्होंने हाल ही में रेडियोलॉजिस्ट के पद से इस्तीफा दिया, और कुछ दिनों पहले ही उनका नाम सुर्खियों में आया था विधानसभा चुनाव के दौरान। हालांकि उन्होंने कांग्रेस की मदद की, लेकिन ऐसा कोई बड़ा नाम कहें कि बिल्कुल नहीं है। हालांकि आदिवासी वर्ग से आते हैं और शिक्षित वर्ग माना, उनमें सबसे ज्यादा शिक्षा को देखते हुए यहाँ पर उनको टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस ने यहाँ पर एक अप्रत्याशित नाम दिया, जो कि कैंडिडेट के हिसाब से अब देखना होगा कि जो गजेंद्र पटेल हैं, जो कि भाजपा के कैंडिडेट हैं, जिनका आरएसएस में काफी अच्छी पकड़ है, अजय जय के वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और युवाओं के बीच में उनकी खासी पकड़ है। तो एक तरफ है चिकित्सक व्यक्ति, और दूसरी तरफ है यहाँ पर जो भाजपा से जुड़ा हुआ लगातार नेता रहा है गजेंद्र पटेल। तो दोनों के बीच में कांटे की टक्कर यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। और चौथी सीट है खरगोन की, जहाँ पे कि शुरुआत से ही माना जा रहा था कि कांग्रेस यहाँ पर अरुण यादव के अलावा किसी और नाम पर मोहर नहीं लगाएगी, और आखिरकार वही हुआ। चूंकि ये परंपरागत सीट रही है, कभी बीजेपी के पाले में गई है सीट, तो कभी कांग्रेस के पाले में ये सीट आई है। इसके पूर्व में अगर हम बात करें, नंद कुमार चौहान से पहले अरुण यादव यहाँ से सांसद थे। उसके बाद 2014 के चुनाव में नंद कुमार चौहान यहाँ पर जीतकर सामने आए, लेकिन नंद कुमार चौहान के नाम को लेकर काफी अटकलें थी, गुटबाजी की जो लगातार आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, और माना जाता कि भाजपा कोई नया नाम उतार सकती है और मौजूदा सांसद का नाम काट सकती है, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया और नंद कुमार चौहान को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया। तो उनका सीधे तौर पर अरुण यादव की जो टक्कर होगी, और इसमें कांग्रेस का पलड़ा इसलिए मजबूत माना जा रहा है क्योंकि निमाड़ क्षेत्र में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें कि निमाड़ क्षेत्र से काफी सीटों पर कांग्रेस को विजय हासिल हुई है, और दूसरी तरफ भाजपा को यहाँ पर आपसी कलह का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देवास, खंडवा
और खरगोन, ये तीनों जिलों की सीट से मिलकर और बुरहानपुर की दोनों विधानसभा सीट से मिलकर ये पूरी लोकसभा बनती है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह का माहौल है, लेकिन यहाँ पर अगर पलड़ा भारी देखा जा रहा है तो यहाँ अरुण यादव ही एक मुफीद उम्मीदवार माने जा रहे हैं। और अब सबसे चौंकाने वाली चीज है कि इंदौर को लेकर अभी तक कांग्रेस ने नाम घोषित नहीं किया है और कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरीके से वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो मान रही है कि जब तक भाजपा के कैंडिडेट का नाम यहाँ पर नहीं आता है, कांग्रेस यहाँ पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं करेगी। और एक सबसे बड़ी बात और है पुनीत, अगर गौर करने वाली बात है कि गुना से अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि हाल ही के दिनों में ये कयास लगाए जा रहे थे, चूंकि मराठी वोटर को देखते हुए और मालवा निमाड़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया की पकड़ को देखते हुए हो सकता है कि कांग्रेस यहाँ पर उनका नाम तय कर सकती है। तो अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई कि किसका नाम इंदौर लोकसभा सीट के लिए आता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जिस तरह आपने खुद बता दिया कि खंडवा सीट, और सुधीर भी हमको बता रहे थे कि जो खंडवा सीट है वो अब की बार सबसे हाई प्रोफाइल रहेगी। जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका सीधा मुकाबला यहाँ अरुण यादव के साथ में होगा। इन्हें पार्टियों को प्रदेश में संभाल चुके ये दोनों चेहरे आमने सामने आएंगे। और अभी प्रदेश भूला नहीं कि अरुण यादव ने जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ में सीधा मुकाबला किया था। एक बड़ा ओबीसी फेस है, जैसा हमको सुधीर बता भी रहे थे, और एक बड़ा ओबीसी फेस उनके पिता रह चुके हैं, इससे बड़ा ओबीसी फेस वो रह चुके हैं। तो अब देखना होगा कि इनके बीच में मुकाबला किस तरह का रहता है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे वो भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करते हैं। विजेंद्र, आज हम जो लिस्ट आपके हाथ में भी पहुंच चुकी होगी, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ हैं, आपके इलाके से जबलपुर से विवेक तनखा का नाम है। इन सारे नामों के बारे में पहले से तकरीबन आश्वस्त थी पार्टी भी, इलाके के लोग भी, और शायद अपने इलाके में सक्रिय भी रहे होंगे। सवाल आपसे भी वही है, कड़ी टक्कर दे पाएंगे? पिछली बार मोदी वेव थी, लेकिन अब की बार राष्ट्रवाद की वेव बनाने का कोई प्रयास चूका नहीं जा रहा। जी हाँ पुनीत, कांग्रेस की कोशिश होगी कि महाकौशल से ही जीत का जनादेश जो है वो निकाल सके। महाकौशल में 4 लोकसभा की सीटें हैं और बीता जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 38 में से 24 सीटें कांग्रेस पार्टी ने हासिल की थी और प्रदेश में सरकार बनाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई। तो 2014 के आम चुनाव का मुकाबला अगर हम 2019 के इस सबसे बड़े चुनाव से करते हैं तो देश का सबसे बड़ा चुनाव है, लेकिन मोदी वेव की जो बात की जा रही थी वो कम से कम उस पैमाने पर फिलहाल नजर नहीं आती। और जो विधानसभा नतीजे भी बताते हैं, और पूरा उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को कि जिस तरह से विधानसभा चुनावों में यहाँ के वोटर ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है वो कायम रहेगा लोकसभा चुनाव तक। आज जो नाम पुनीत आए हैं उसमें महाकौशल और विंध्य की अगर हम सीटों की बात करते हैं तो महाकौशल की बची हुई 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है और विंध्य में भी जो 3 सीटें बची हुई थी शहडोल को छोड़कर, उन पर भी प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया गया। महाकौशल में सिर्फ 3 सीटें बची हुई थी। यहाँ पर जबलपुर, छिंदवाड़ा और मंडला की अगर हम बात करते हैं तो छिंदवाड़ा से लगभग ये तय था कि नकुलनाथ सीएम कमलनाथ के बेटे ही प्रत्याशी बनाए जाएंगे और बाकायदा 1 से 1.5 माह पहले से ही उनका चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया था। वही स्थिति जबलपुर में विवेक तनखा की है। हालांकि राज्यसभा सांसद विवेक तनखा शुरुआत में ये कह चुके थे कि वो इच्छुक नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पार्टी संगठन के का फैसला उन्हें मानना ही था। और सबसे बड़ा चेहरा जो कि राकेश सिंह को यहाँ पर चुनौती दे सकता था वो विवेक तनखा का ही नजर आया। कांग्रेस पार्टी को लगातार 3 बार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जो जबलपुर के सांसद है वो लगातार 3 बार से इस अंचल को लीड कर रहे हैं और ऐसे में विवेक तनखा के सामने चुनौती है। कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा नाम जो था, सबसे बड़ा जो चेहरा था वो इस क्षेत्र के कद्दावर नेता विवेक तनखा का ही था। अब उनके सामने ही चुनौती है। लेकिन अगर हम 8 संसदीय क्षेत्रों की बात करें पुनीत, जो कि जबलपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इनमें 8 विधानसभा क्षेत्रों में बीता जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 4 सीटों पर कांग्रेस। तो जबलपुर से आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी को, और उनसे हम जब चर्चा कर रहे थे कि महाकौशल की सीटें, विंध्य की जो सीटें थी, उनको लेकर क्या लगता है कि क्या वो बड़ी चुनौती दे पाएंगे, क्या वो चेहरे वाकई टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि पिछली बार अगर मोदी वेव थी पिछले आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 2014 में, तो इसके बाद अब की बार एक राष्ट्रवाद की वेव है और मोदी का चेहरा भी सामने है। भले ही उसको थोड़ा कम आंका जा सकता है, वैसा देखा जा रहा है। मैं सुधीर के पास इस समय चलूंगा। सुधीर, 2 सीटों का जिक्र जो दीपक हमको कर रहे थे, एक बता रहे थे डॉक्टर गोविंद मुजालदा खरगोन से और देवास से प्रहलाद टिपानिया, इनको लेकर पहले भी आपने काफी सारे डिटेल शेयर किए हैं, लेकिन ये
कांग्रेस पार्टी की लिस्ट अगर आप देखें, कांग्रेस पार्टी का अभी का वर्क कल्चर देखें, इसमें ये जोखिम लेना, नए चेहरे या चेहरों के साथ में टिकटों को लेकर एक्सपेरिमेंट करना, अगर आपके पास में बहुत स्ट्रांग विकल्प नहीं है तो कम से कम आप इनमें कुछ प्रयोग करें, यही चीज यहां भी दिखाई दी। बिल्कुल, देखिए ये प्रयोग कांग्रेस जो है पुनीत है ना विधानसभा चुनाव के दौरान कर चुकी थी। कांग्रेस ने कई ऐसे अपने सहयोगी साथियों को जोड़ा था जो कि क्षेत्र में कई बार कांग्रेस के लिए पिछले 15 साल से चुनौती बनते हुए आ रहे थे। और मुख्यमंत्री बनने से पहले कमलनाथ जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने इस पूरी चीज का एक बारीकी से मॉनिटरिंग किया था और छोटे छोटे जो वोट काटने वाले जो एक एलिमेंट्स थे उस क्षेत्र के अंदर, उनको कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश जो है कमलनाथ ने की थी और वो प्रयोग जो है पूरी तरह सफल नजर आया था। अगर हम बात करें, आप देवास और खरगोन की बात करें तो मैं सबसे पहले खरगोन सीट की बात करूंगा। इस पूरे इलाके में धार और खरगोन के अंदर खासकर अगर बात करें, इस पूरे बेल्ट में रतलाम तक की भी अगर हम बात करें तो इस पूरे बेल्ट में जैस का अच्छा खासा प्रभाव नजर आता है और जैस एक मूवमेंट के तौर पर यहां पर खड़ा हुआ था और लाखों की संख्या में लोग कहीं ना कहीं जैस के साथ जुड़े थे। ऐसे में यह बात की संभावना लगातार लगाई जा रही थी कि जैस जिसके साथ में जाएगा विधानसभा चुनाव के अंदर निमाड़ में खासकर आदिवासी सीटों में उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। और ऐसी 3 सीटें निमाड़ के अंदर, धार, खरगोन और रतलाम, ये लोकसभा की 3 सीटें हैं। और विधानसभा की अगर बात करें तो लगभग 15 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां पर जैस का असर अपने आप में देखने को मिल रहा था और जैस के जो नेता थे हीरा सिंह अलावा, उनको अपने साथ जोड़ने का काम कमलनाथ ने किया और उसका फायदा खरगोन के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से क्लीन स्वीप कांग्रेस ने वहां पर मारा और रतलाम और खंडवा के अंदर भी कांग्रेस को इसका फायदा देखने को मिला। धार में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक यहां पर जीत के आए। लगभग वही प्रयोग यहां पर किया गया है। जैस इस बार 3 सीटों पर कम से कम लोकसभा की उम्मीदवारी चाहता था, पर लेकिन 1 सीट उसके खाते में गई है, यह संतुष्ट करने की कोशिश है। और पुराना जो प्रयोग था जो सफल रहा था, लगभग उसी प्रयोग की तर्ज पर यहां पर जो डॉक्टर गोविंद मुजालदे जिनको बनाया गया है, ये जैस के साथ जुड़े हुए थे, तो स्थानीय स्तर पर कम से कम जैस के कार्यकर्ता नाराज ना हो। आदिवासी वोट बैंक के अंदर कांग्रेस अपनी पैठ बना चुके और वोटों का ध्रुवीकरण कम से कम ना हो जिसका नुकसान कांग्रेस को हो, उसकी कोशिश यहां पर की गई है। देवास की अगर बात करें तो देवास रिजर्व सीट है, कांग्रेस के पास यहां पर कोई बड़ा उम्मीदवार नहीं था। पिछली बार यहां से सज्जन सिंह वर्मा को लड़ाया गया था, वो पिछले 2 बार से लगातार यहां पर कांग्रेस का चेहरा रहे हैं, पर लेकिन दोनों बार कांग्रेस को यहां पर नाकामी हासिल लगी थी। 2009 में सज्जन सिंह वर्मा भले चुनाव लड़े हो, पर लेकिन 2014 में फिर से कांग्रेस यहां पर चुनाव हारी थी। और ऐसे में कांग्रेस को यहां पर नए चेहरे की तलाश थी जो कि क्षेत्र में लोकप्रिय हो और कम से कम किसी विवाद के साथ ना जुड़ा हो। एक सम्मानित चेहरे के तौर पर यहां पर प्रहलाद टिपानिया को देवास से लेकर आई है कांग्रेस, चूंकि पद्मश्री उनके पास में है। ऐसे में एक मान सम्मान जो क्षेत्र के अंदर ना केवल एससी वोटरों के अंदर बल्कि समाज के जो दूसरे तबके उनके अंदर भी प्रहलाद टिपानिया की पकड़ है। और यही बात है कि उनकी एक इमेज है, जो उनकी छवि है, साफ छवि और लोकप्रियता की जो एक बात है, उस लोकप्रियता के सारे कांग्रेस यहां पर फतेह करने का प्लान बनाया है और यही वजह है कि प्रहलाद टिपानिया को यहां से चुनाव लड़ा जाए। एक और बड़ी सीट की अगर हम बात करें इसी तरीके से जातिगत पर, तो वो बुंदेलखंड की सीट आती है दमोह। यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मौजूदा सांसद प्रहलाद पटेल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी 2014 में उनके ऊपर उम्मीदवार उनको बनाया था, पर लेकिन स्थानीय स्तर पर विरोध के बावजूद भी प्रहलाद पटेल यहां से चुनाव जीत कर आए थे और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव से उनकी अदावत किसी से छुपी नहीं है। उनके विधानसभा के क्षेत्र जो है गड़ाकोटा, वो भी इसी लोकसभा में आता है और बावजूद उसके उनके बेटे का टिकट काटा गया। प्रहलाद पटेल का मुकाबला यहां पर प्रताप सिंह लोधी से होने वाला है। लोधी इस पूरे बेल्ट को कवर किए हुए हैं। खासकर अगर बात करें तो 5 से 6 विधायक इस बार जीत कर आए थे और पूरा जो दमोह लोकसभा की जो सीटें है विधानसभा की, वहां पर अच्छा खासा इंपैक्ट इस कास्ट का है। और यही वजह थी कि प्रहलाद पटेल के मैदान में होने के बावजूद भी इस बात की संभावना ज्यादा लगने लगी थी बजाय रामकृष्ण कुशमारिया के, जो कि कुर्मी वोटर है, कि किसी लोधी के ऊपर ही कांग्रेस यहां पर दाव खेलेगी। और यहां पर हुआ ही कुछ ऐसा कि बड़े कास्ट फैक्टर उसने काम किया है और वाकई प्रहलाद पटेल का जो नाम था, प्रहलाद सिंह पटेल का, वो मजबूत कैंडिडेट थे, शायद इसलिए कांग्रेस ने थोड़ा वक्त यहां पर लिया। एक बार फिर से हमारे साथ में जबलपुर में चलूंगा, विजेंद्र पांडे जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, आप बात कर रहे थे महाकौशल की सीटों की और विंध्य की भी। विंध्य के कैंडिडेट को लेकर काफी हम बातें सुधीर से भी कर चुके हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इन सीटों पर इन चेहरों के साथ में चुनौती दे पाएंगे? जी हाँ पुनीत, विंध्य की जो 3 सीटें बची हुई थी कांग्रेस की, उसमें आज जो है सीधी, रीवा और सतना, ये 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। सीधी से तो लगभग ये तय था कि अजय सिंह राहुल को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा और आज कल में ही अजय सिंह राहुल का ये बयान आया है कि इस बार वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्षेत्र की जनता को उन्होंने यह कहते हुए संबोधित किया है कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, लिहाजा जनता ये एक बार विचार कर ले कि
किस तरह से वो आगे अपना साथ जो है अजय सिंह राहुल से बरकरार रखना चाहते हैं। तो सीधी से लगातार वो टिकट की इच्छा भी, प्राथमिकता भी दे रहे थे। हालांकि पिछला चुनाव महज 2500 वोटों से वो सतना से हारे थे, गणेश सिंह से, लेकिन इस बार पुरजोर तरह से उन्होंने फील्डिंग की हुई है, तैयारी की हुई है। हालांकि विधानसभा का चुनाव अजय सिंह राहुल हार गए थे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, लेकिन इस बार पूरी ताकत से संगठन को साथ लेके कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हुए और मतदाताओं के बीच में जाते हुए सीधी से ये मजबूत दावेदारी एक तरह से अजय सिंह राहुल की मान सकती है। और चूंकि रीति पाठक इनके मुकाबले में है, रीति पाठक इससे पहले एक बार ही सांसद रही हैं और क्षेत्र में हमने देखा कि बहुत बड़े मुद्दे रीति पाठक के किए हुए नहीं है। हालांकि पीएम मोदी के चेहरे को लेकर और राष्ट्रवाद की जिस वेव की आप बात कर रहे थे, उसी को साथ में लेकर बीजेपी सीधी के मैदान में है, लेकिन अजय सिंह राहुल एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं। रीवा से सिद्धार्थ तिवारी को चुनाव मैदान में पार्टी ने उतारा है। सुंदरलाल तिवारी, दिवंगत दिग्गज नेता विंध्य के, उनके बेटे को, सिद्धार्थ तिवारी को मौका दिया है। ये भी एक मजबूत नाम बताए जा रहे हैं। राजाराम त्रिपाठी सतना से उतारे गए हैं, ये पूर्व महापौर रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी की टिकट पर ये चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनका एक अपना वोट बैंक रहा है। तो ये 3 सीटें हैं पुनीत, जिन पर प्रत्याशी को यहां पर नाम ऐलान किया गया है। हालांकि विंध्य की जहां तक हम बात करते हैं तो बीता जो विधानसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस को कोई खास फायदा विंध्य में नहीं मिला था। अगर विंध्य में वैसा फायदा मिलता तो शायद बहुमत के आंकड़े से सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस रहती, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है कि इस बार विंध्य का जो चुनाव होगा वो तमाम मुद्दों पर लड़ा जाएगा। केंद्र सरकार से जुड़े हुए जो तमाम बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर ये 3 बड़े नाम हैं, अब चुनाव मैदान में होंगे और देखना दिलचस्प होगा कि ये फाइट किस तरह से आगे बढ़ती है। पुनीत, बिल्कुल आप ठीक है। दीपक, एक बार आपके पास में फिर लौटेंगे, क्योंकि मालवा से आप जो तमाम सीटें उनको देख रहे हैं, मालवा की राजनीति को आप देख रहे हैं। मालवा में अब की बार मजबूत गढ़ होते हुए भी बीजेपी में भी कंफ्यूजन कांग्रेस से कम नहीं है। चाहे इंदौर सीट की बात हो, चाहे बदलते हुए नेताओं के स्टेटमेंट हो, बयान हो, या वो निर्देशों की जब उनको कहा जाता है विजय वर्गीय को कि आप पश्चिम बंगाल के ऊपर पूरा फोकस करें, वहां आप अपना ध्यान दें। ये लगता है कि मजबूत गढ़ में भी जो तमाम नेता हैं उनके अंतर कलह जो कई बार पार्टी के लिए हार्मफुल हो सकती है, जो मैनेज कर ली जाती है, क्या वो अब की बार दिक्कत दे सकती है? जिन चेहरों को अभी कांग्रेस पार्टी ने सामने उतारा है वो टक्कर देने के लिए तैयार हैं, इनका एजेंडा सेट है, यहां से पूरी तरीके से वो घोषणा पत्र सामने आ चुका है जिसको लेकर कैंडिडेट जाएंगे। कुछ सीटें जो बच गई हैं वहां जरूर वेट एंड वॉच अभी कांग्रेस भी करेगी कि देखें बीजेपी क्या करती है, लेकिन इस किले को ढाने की तैयारी कांग्रेस ने किलेबंदी काफी मजबूत कर रखी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से कैंडिडेट को उतारा गया है, आज 4 सीटें हैं जिसमें से 3 एससी की सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के पास भी कोई योग्य उम्मीदवार नहीं था, ना ही कोई इस तरह की चीज़ें थी जिसको लेकर के भाजपा में एकजुटता हो। अगर हम बात करें अभी तक देवास सीट से लेकर अभी तक कोई नाम तय नहीं हो पाया है। मनोहर ऊंटवाल यहाँ के मौजूदा सांसद रहे हैं जो कि इस्तीफा दे चुके हैं, वो विधायक बन चुके हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी के पास में कोई ऐसा नाम नहीं निकल कर आया है कि जिसको पहले दिन ही घोषित कर दिया जाए कि ये हमारा कैंडिडेट रहेगा। दूसरी बात करते हैं हम खरगोन सीट की, तो यहाँ पर भी एक अप्रत्याशित नाम यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा उतारा गया है जो कि एक नया नाम तो है, लेकिन हो सकता है कि इसका इफेक्ट जरूर यहाँ पर देखने को मिले। तीसरी बात अगर हम बात करें तो उज्जैन सीट पर भी यहाँ पे मौजूदा सांसद का टिकट तो काट दिया गया, अनिल फिरोजिया को मैदान में उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं जातिगत कास्ट फैक्टर को यहाँ पर काफी अहमियत दी गई है और कांग्रेस के द्वारा भी इस पूरे गढ़ को सेधने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। दूसरी बात करते हैं हम इंदौर की, तो इंदौर में सबसे ज्यादा बेकार स्थितियों में है इस वक्त। अगर हम बात करें तो सब जगह संशय की स्थिति यहाँ बनी हुई है, क्योंकि इंदौर सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है, भाजपा का लगातार गढ़ रही है। 8 बार से यहाँ पर सुमित्रा महाजन जीतती आई हुई है, लेकिन अब चूंकि 9वीं बार जब उनका नाम सामने आया है तो जो उनकी दावेदारी को लेकर प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं और भाजपा जो है अलग अलग गुट में बटी हुई है। हालांकि भाजपा के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनका चुनाव चिन्ह, उनका जो उम्मीदवार है केवल कमल का फूल है, किसी के नाम पर भी मोहर लगती है, लेकिन अंतर की बात करें, जो अंदरूनी गाने जो बात चल रही है उसमें लगातार कहीं न कहीं जो भाजपा है वो अलग अलग गुटों में बंटने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से 4 से 5 नाम अभी तक सामने आ चुके हैं, चाहे वो महापौर मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ का नाम हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का नाम हो, तो कहीं ना कहीं जो अंतर कला है वो दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ सुमित्रा महाजन की सक्रियता में बिल्कुल कमी नहीं है, लगातार वो मतदाताओं के बीच में जा रही है, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रही है और अपनी सक्रियता को दिखा रही है। उनके साथ एक एज का फैक्टर जरूर है, जो कि 12 तारीख को उनका जन्मदिन है, वो 76 साल की तब होने जा रही है और
कांग्रेस यहाँ पर बस इंतजार कर रही है कि किस नाम की भाजपा के द्वारा घोषणा की जाती है और उसके अनुसार ही यहाँ पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। चूंकि यहाँ पर मराठी वोटर एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा था, तो उसकी काट के तौर पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम पिछले कई दिनों से चर्चा में है। इसके अलावा अगर कोई बड़ा नाम सेलिब्रिटी के तौर पर भी आता है तो उसको लेकर भी चर्चा है, लेकिन कई मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी तक इंदौर में एक राय नहीं बन पाई है। चाहे वो भाजपा की हम बात कर लें, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, और कांग्रेस यहाँ पर यथास्थिति यही इंतजार कर रही है कि जब तक भाजपा की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार का चयन नाम घोषित नहीं किया जाता, तब तक कांग्रेस की तरफ से भी अपने पत्ते नहीं खोले जाएंगे। और दूसरी तरफ अब देखना होगा कि यहाँ पर भाजपा किसके नाम के ऊपर मोहर लगाती है, क्योंकि इंदौर सीट को लेकर सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। चूंकि सबसे अंतिम चरण में यहाँ पे मतदान होना है 19 मई को लेकर, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी अभी यहाँ पर नामों की घोषणा में देरी बरती जा रही है, ताकि पूरी सब जो अन्य चरण है, जो पहले चरण होने वाले मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में या लोकसभा सीटों पर, वहाँ पहले तैयारी कर ली जाए और उसके बाद अंतिम चरण की तैयारी की जाए। लेकिन इंदौर को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और यहाँ पर पूरी तरीके से कांग्रेस इंतजार कर रही है कि भाजपा यहाँ पर अपना कैंडिडेट किसे घोषित करती है। और कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि सुमित्रा महाजन को ही फिर से यहाँ पर सशक्त दावेदार के तौर पे देखा जा रहा है, उनके नाम की भी घोषणा हो सकती है और कुछ अन्य नाम भी हैं, लेकिन फिलहाल भाजपा में अभी अंतरकलह की स्थिति जरूर निर्मित हो चुकी है। चलिए, तो कुल मिलाकर इस लिस्ट के जो तमाम पहलू हैं वो हमने दर्शकों के सामने रखने का प्रयास किया। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और डिटेल शेयर करने के लिए। तो कुल मिलाकर पहली सूची में कांग्रेस पार्टी ने 9 नाम घोषित किए थे, जो आज अभी दूसरी सूची दी। इसमें मध्य प्रदेश की 12 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। कुल 21 सीटों पर वो अपने कैंडिडेट अब तक उतार चुकी है और अभी 8 सीटों पर उसे फैसला लेना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस लिस्ट में नाम नहीं गुना से ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है, लेकिन इसके अलावा जिन नामों की चर्चा हम कर रहे थे, पहले से कयास लगा रहे थे, वो सारे नाम इस सूची में आ चुके हैं और इनमें कई बार दिलचस्प मुकाबलों की स्थिति, जैसे खंडवा में अरुण यादव का जिक्र किया, जबलपुर में विवेक तनखा का जिक्र किया, तो ये हाई प्रोफाइल सीटें बन चुकी क्योंकि इनके सामने बड़े चेहरे हैं, कद्दावर चेहरे हैं। इनकी जंग कैसी होगी ये तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन इसका अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।